Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IT alumnus, and you are watching 5 classes. Let's hit the concepts. तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी? पिछले लेक्चर में हमने टू ब्लॉक सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, वो भी वर्टिकल प्लेन पे, और उसके पहले लेक्चर में हमने टू ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्कस किया था। और हमने ये भी देखा था कि वर्टिकल प्लेन पे अगर टू ब्लॉक सिस्टम है तो उस पे फोर्सेस रिप्रेजेंट करके हम कैसे उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल पे आने के बाद तो यार हमें चीजें आसान लगने लगती है ना, वर्टिकल के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल पे तो चीजें हमें आसान लगने लगती है, फिर कैसे सॉल्व करना है वो तो इजी है कि नहीं। चलो अच्छा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं पुली मास सिस्टम पे। ठीक है, पुली मास सिस्टम पे फ्रिक्शन पढ़ेंगे और कुछ एचसीवी के प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो शुरू किया जाए। ठीक, कुछ थोड़ा सा सांस लेना है, रुकिए, डीप ब्रीथ कर लो, तब तक मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। चलो आ जाओ, है ना। अब सबसे पहले तो मुझे एक बात बताना, एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तुम बस मुझे बताना अच्छा, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा था ना पहले एनएलएम में पढ़ा था ना, याद है ना। अच्छा, ऐसा कुछ सिस्टम होता था, हमें फाइंड आउट करना होता था कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हम कैसे करते थे? अच्छा, एनएलएम जब हम पढ़ रहे थे ना तो हमने एक्सीलरेशन और ये टेंशन वगैरह निकाला था, और क्या माना था, सारी सरफेसेस को स्मूथ माना था, है ना। स्मूथ माना थे, बहुत सही, स्मूथ माना था। तो इसका एक्सीलरेशन निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगाते थे, यहाँ पे टेंशन लगाते थे, एक्सीलरेशन कुछ नीचे क्यों लिया मैंने एक्सीलरेशन? अरे यार, इस सिस्टम को देख के समझ में आ रहा है ना कि ये नीचे आना चाहेगा, और इस टेंशन की वजह से ये मास आगे की ओर आना चाहेगा, तो इस मास में एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, ए। अच्छा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड ए इक्वल होगा क्या? डायरेक्शन तो अपोजिट अलग है, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा? हाँ सर, सेम होगा। वाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द सिंगल स्ट्रिंग, और सिंगल स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हम स्ट्रिंग को क्या मानते हैं, एक्सपैंड नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं हम लोग, इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। अगर ये एक्सटेंड नहीं हो सकता तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का रफ्तार या एक्सेलरेशन बराबर होने वाला है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बराबर होने वाला है, राइट ना। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बराबर होने वाला है, तो ये ए और ये ए मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे, डायरेक्शन अलग है, वो तो दिख ही रहा है कि नहीं। और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, एनएलएम में तो फ्रिक्शन नहीं था, है ना। तो हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, हम यहाँ पे टेंशन ले लेते थे, ये मास, और फिर हम एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। हमें लेकिन एक आइडिया होता था पहले से ही कि हाँ भैया ये शायद इधर की ओर मूव करे, और अगर नहीं भी करता था तो हम जो सॉल्व कर लेते थे, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो हम इसका डायरेक्शन अपोजिट कर लेते थे, है कि नहीं। एनएलएम में हम क्या करते थे, जैसे ही एक्सेलरेशन नेगेटिव आता था हम डायरेक्शन को अपोजिट कर लेते थे। चलो, बहुत बढ़िया बात हुई, ध्यान रखना। एनएलएम में जब डायरेक्शन मतलब अगर एक आंसर नेगेटिव आता है तो हम उसको डायरेक्शन अपोजिट होगा ये मान लेते थे, लेकिन क्या वही चीज, सेम चीज यहाँ फ्रिक्शन में भी वैलिड है? क्या वही सेम चीज फ्रिक्शन में भी वैलिड है? ये चीज देखना है। तो चलो, अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन म्यू का लग रहा है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.2 और मासेस की वैल्यू है मान लिया 2 kg। ठीक है, मासेस की वैल्यू है 2 kg। अब हमें क्या बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन बताना है। अच्छा, ये मासेस को ना हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। चलो, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम कर लेते हैं, कैपिटल एम, और कैपिटल एम की वैल्यू ले लिया मैंने 20 kg ले लिया। ठीक है, 20 kg ले लिया। चलो, अच्छा 20 kg ले लिया है, तो देखो यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे मुझे बताना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो सकती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मींस म्यू इनटू नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल अगर मैं निकालना चाहूंगा वहां पे, तो देखो मास है 20 kg मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा है भाई यहाँ पे।
200 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा है, और अगर मुझे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो वो म्यू इनटू नॉर्मल के बराबर हो जाएगी, और म्यू की वैल्यू 0.2 इनटू 200 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टू 440 न्यूटन। कितना आ गया ये 40 न्यूटन आ गया, करेक्ट और नॉट? सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो कुछ आवाज आने लगी थी इस वजह से। हाँ चलो, अच्छा एफएल की वैल्यू है 40 न्यूटन, फाइन, एफएल की वैल्यू 40 न्यूटन आ गई। अच्छा अब हमें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन भी निकालना है, टेंशन भी निकालना है। तो हमारे पास दो जगह है जहाँ पे हम अपना सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, दो इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन और टेंशन आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं इस सिस्टम में, देखो ये नीचे की ओर फोर्स कितना आने वाला है? 20 न्यूटन का आने वाला है, 2 kg है ना, तो 20 न्यूटन का फोर्स नीचे आ गया, ये टी है, ये ए है, और इस मास की वैल्यू कितनी है? 2 kg है। तो क्या लिखा जाएगा? फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। मैं दोबारा से एफबीडी नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे देख लो, समझ लो। 20 माइनस टी दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, करेक्ट? 20 माइनस टी दैट विल बी इक्वल्स टू मास इज 2 इनटू एक्सीलरेशन इज a, करेक्ट और नॉट? अच्छा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? देखो T माइनस FL दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना? T माइनस FL, FL की वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन, 200 न्यूटन that will be equals to mass is 20 into acceleration है। समझ में आती है बात? समझ में आती है ना बात? इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम ऐड कर लो तो t and t got cancelled, 20 minus 200 is 180 माइनस का, करेक्ट? and that will be equals to 22a, करेक्ट है ना? अच्छा a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 180 डिवाइडेड बाई 22 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और वो निगेटिव आ गई। तो क्या एनएलएम की तरह हम लोग ये सोच लें कि ये ऊपर क्यों जा रहा होगा? क्या हम ऐसा सोच लें? ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब कि ऊपर क्यों जा रहा होगा? ऐसे थोड़ा सा, थोड़ी सी मतलब अपनी कॉमन सेंस लगाओ और सोचो कि अगर इस तरीके से सिस्टम रखा होता तो क्या कभी भी किसी भी हाल में ये पॉसिबल है कि अपने आप ऊपर मूव करने लगे, या ये अपने आप बिना किसी इधर की एक्सटर्नल फोर्स लगाई ऊपर मूव करने लगे? ऐसा पॉसिबल है? हमने एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये लिया है और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो क्या ये ऊपर चलने लगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा। देखो बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव आ भी जा रहा है ना, नेगेटिव अगर आ रहा है ना, तो मान लो कि एक्सीलरेशन 0 होगा। समझ जाओ क्यों होगा एक्सीलरेशन 0? क्यों होगा एक्सीलरेशन 0? क्योंकि भैया ये जो हमने एफएल लिया है ना, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। एफएल हमने गलत ले लिया क्या? यहाँ पे 40 न्यूटन होगा, सॉरी ये क्या होगा? 40 न्यूटन होगा। अगर 40 भी हो गया तो देखो 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 इज माइनस 20, तो अगेन आंसर तो माइनस में ही आ रहा है, माइनस 20 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है गलती हो गई, 200 न्यूटन ले लिया था हमने। हाँ ठीक है, जो भी है नेगेटिव आ रहा है ना, अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा? कभी नहीं। फ्रिक्शन में एक्सीलरेशन नेगेटिव ऐसे मत चले जाना, एनएलएम में हो सकता है लेकिन फ्रिक्शन में नहीं होगा, और ये एक्सीलरेशन 0 होगा। आप सोचो भैया ये नीचे आना चाह रहा था लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी, देखो टेंशन मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हुआ होगा इसमें, जो भी टेंशन प्रोड्यूस हुआ वो फ्रिक्शन जो है ना उसने कैंसिल आउट कर दिया और इस बॉडी को तो मूव ही नहीं करने दिया उसने। इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन आने वाला है इस क्वेश्चन में 0। क्या आने वाला है? एक्सीलरेशन आने वाला है 0। समझ में आती है बात? तो हमें इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या अप्रोच करना है। क्या अगर एक्सीलरेशन, पहले तो ये मान लो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी किधर मूव करती, तो सिस्टम कैसा मोशन ले रहा होता वो सोचो, उस हिसाब से एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ले लो। अब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन लेने के बाद सारी इक्वेशन लिखो, बनाओ, फटाफट सॉल्व करो, एक्सीलरेशन निकालो। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया तो ये सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है, समझ लेना। सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है, समझ लेना। ये नहीं कि एक्सीलरेशन नेगेटिव आया तो सिस्टम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, नहीं। फ्रिक्शन क्योंकि 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 40 ही लग रहा होगा, 40 से कुछ कम लग रहा होगा और इसे ये यहाँ पे स्टेबल रखेगा, रेस्ट कंडीशन पे रखेगा। समझ में आती है बात? चलो उतार लो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो सवाल दिख रहा है सामने, ये HCV का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें 1 kg के 2 मासेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हुए हैं और एक 0.5 kg का मास हैंगिंग है, पुली से होकर गुजर रहा है। 2 स्ट्रिंग्स हैं, तो 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 स्ट्रिंग्स होने से क्या बात हो गई कि दोनों में टेंशन अलग अलग होगा। तो सवाल में यही पूछा गया कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, ठीक है, यही बातें निकालनी है। चलो अच्छा, वीडियो स्टॉप करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो जरा। क्या करना है, सबसे पहले तो फ्रिक्शन को अज्यूम छोड़ दो, फ्रिक्शन है ही नहीं, सोचो, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है तब मोशन कैसा होगा। और अच्छा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या दी हुई है ये भी लिख लो जरा।
फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.2 बिटवीन द सरफेस एंड 1 kg मास, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज गिवन एज 0.2। ठीक है, तो फ्रिक्शन को पहले नेग्लेक्ट करो, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन निकालो, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन का सेंस अगर तुम्हें मिल गया उसके बाद इक्वेशंस लिखने हैं। ठीक है, म्यू की वैल्यू लेनी कितना तुम्हें 0.2। फाइन, चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.2, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.2। फाइन, अब देखो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी किधर जाने की कोशिश करती, ये नीचे की ओर खींचता, तो ये सारे सिस्टम, ये दोनों मासेस तो आगे आते और ये वाला मास नीचे की ओर जाता। करेक्ट, ये बात तो अपने समझ में आती। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये बॉडी इधर की ओर एक्सीलरेट कर रही है, ये ऐसे एक्सीलरेट कर रही है। अब ये एक सिंगल स्ट्रिंग है ना, सिंगल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल माना जाए तो इसका एक्सीलरेशन भी ए ही होगा विद द कांस्टेंट, है ना। अब ये सिंगल स्ट्रिंग है इनके बीच में, तो इसका एक्सीलरेशन भी ए ही होगा, है ना। वी नो द कांस्टेंट्स, वी नो द कांस्टेंट्स, तो उस हिसाब से एक्सीलरेशन ए हो गया। फाइन भाई, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी और यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये भी 1 कीजिए, ये भी 1 कीजिए, म्यू की वैल्यू दोनों की सेम है, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी दोनों की सेम होने वाली है। तो निकाल लेते हैं फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू विल बी म्यू इनटू नॉर्मल, और म्यू क्या है 0.2 इनटू नॉर्मल क्या है 1 into 10, 1 into 10। ये क्यों लिखा 1 kg इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लिया, है ना। तो ये क्या हो गया 2 न्यूटन्स। 2 न्यूटन्स का लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों ही जगहों पर लग सकता है। ये बात मेरे को पता चल गई कि 2 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है। अगर ये इधर की ओर मूव करना चाहेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, इधर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। फाइन, इतनी बात समझ में आ रही है अपने को। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 0.5 kg का, 0.5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम 0.5 का। तो देखा जाए तो नीचे की ओर कितना फोर्स लगने वाला है 0.5 into 10 दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। करेक्ट हो ना। ऊपर की ओर क्या है टेंशन है, फाइन, और नीचे की ओर क्या है एक्सीलरेशन है। करेक्ट हो ना। तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिखा जाएगा मुझे बता। राइट डाउन फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। करेक्ट हो ना। सो 5 minus t that will be equals to a into 0.5। करेक्ट। सो मैंने क्या लिख लिया a/2 लिख लिया, कोई दिक्कत। अच्छा a/2 लिखा था, मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर लूँ, क्या कर लूँ, क्या चलो 2 से सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 into 2 10 हो जाएगा, और ये t जो है 2t हो जाएगा, और ये क्या है a रह जाएगा। फाइन, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छे से लिख देता हूँ 10 minus 2t that will be equals to a। कोई दिक्कत। अच्छा ये t कौन सा है t1 वाला है ना, तो 1 लिख दिया। फाइन। अच्छा अभी सेकंड मास का अगर मैं बनाऊं FBD सेकंड मास का, ये वाला 1 kg, कौन सा वाला बीच वाला 1 kg। तो देखो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ये T1 लग रहा है। पीछे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है T2 लग रहा है, और पीछे की ओर ही तो फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज एक्सीलरेशन सामने की ओर है, तो पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 2 न्यूटन। अच्छा लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे रखना चाहिए कि ये इन बिटवीन कोई सा भी फ्रिक्शन होगा, क्या ये लिमिटिंग वैल्यू रखना सही है। अरे भैया जब तुम एक्सीलरेशन मान रहे हो सिस्टम में कि एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट करने लगा तो भैया मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना। समझ में आ रही है बात। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक की वैल्यू। अगर म्यू को अलग अलग सेपरेट नहीं किया हुआ है तो एक ही म्यू दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू ही तो काइनेटिक फ्रिक्शन एज अ काइनेटिक फ्रिक्शन ले लेंगे ना उसको हम लोग। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, काइनेटिक कंडीशन में तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, तो ये लिमिटिंग वैल्यू ही लगानी होगी। फाइन। तो अब राइट डाउन फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन देखो ये क्या है t1 देन माइनस ऑफ t2 माइनस ऑफ 2 न्यूटन्स दैट विल बी इक्वल टू 1 into एक्सीलरेशन दैट इज a। समझ में आती बात, ये दो इक्वेशन समझ में आ गए। अच्छा तीसरा मास ऐसे बना लिया अपन ने 1 kg का। आगे की ओर फोर्स लग रहा है कौन सा T2 का। देखो ध्यान से देखो, आगे की ओर T2 का फोर्स लग रहा है, पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होती है 2 न्यूटन के बराबर, और एक्सीलरेशन ये फिर से आगे की ओर कर रहा है। तो अगेन T2 minus 2 is equals to ma। क्या लिखोगे T2 minus 2 is equals to m is 1, एक्सीलरेशन इज a। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन T1 T2 और एक्सीलरेशन। सॉल्व कर सकते हैं ना, बना सकते हैं, है कि नहीं। चलो अच्छा आ जाओ, तो इन दोनों को जरा कुछ किया जाए। इन दोनों को जरा ऐड करो तो क्या आता है, ये आ गया T1 T2 तो कैंसिल हो गए, और ये हो गया
-4 दैट विल बी इक्वल टू 2a आ रहेगा। अच्छा देखो यहां से क्या आ गया, t1 इज इक्वल टू 2a प्लस 4। अच्छा ये वाली बात आ गई, t1 इज इक्वल टू 2a प्लस 4। तो यहाँ पे t1 की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में। तो देखो इस इक्वेशन में अगर t1 की वैल्यू रख दिया जाए तो 10 माइनस 2 इंटू 2a प्लस 4, 2 इंटू 2a प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 8, करेक्ट है ना। तो 10 माइनस 4a माइनस 8 इज इक्वल टू a, करेक्ट है ना। अब 4a को इधर लेके चले गए तो 5a, 10 माइनस 8 इज 2। सो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। अगर 2/5 को ढंग से सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा ये 0.4 होता है और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात। एक्सीलरेशन कितना आ गया, 0.4 का एक्सीलरेशन आ गया। फाइन, पॉजिटिव आ रहा है ना तो कोई दिक्कत है क्या, पॉजिटिव आ गया तो काम बन गया है। अगर नेगेटिव आता तो फिर अपने समझ में आता है कि सिस्टम रेस्ट में होता। समझ में आ रही बात। अगर नेगेटिव आता तो सिस्टम रेस्ट पे होता। ये पॉजिटिव आया मतलब कि जो हमने डायरेक्शन लिया था बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो एक्सीलरेशन तो इतना आ गया। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। अच्छा t1 की वैल्यू निकाल लो। अरे कर लिया करो यार अपने से, इसमें क्या है। एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0.4 इंटू 2 0.8 प्लस 4 4.8। तो ये 4.8 न्यूटन हो गया। क्या समझ में आ रही है बात, 4.8 न्यूटन हो गया, नहीं हो गया। अब t2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू डालो 0.4, 2 इस साइड पे जाएगा तो 2 प्लस 0.4 दैट इज t2 की वैल्यू क्या हो गई, t2 की वैल्यू आ गई 2.4 न्यूटन। समझ में आ रही बात है ना। इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ऑब्वियसली यार ऐसा लटका हुआ होगा तो किसी को भी लगेगा ना नीचे की ओर आएगा, और ऑब्वियसली नीचे की ओर ही आएगा। हो सकता है कि फ्रिक्शन इसे रोक ले और मूव ही ना करने दे, लेकिन ये तो कभी नहीं होगा कि फ्रिक्शन इसे पीछे की ओर ले जाए। तो एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव पे आता है तो ये कभी नहीं सोचना है कि ये फ्रिक्शन इसको खींच के पीछे की ओर ले जा रहा होगा। नो 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 नो, नेवर नेवर, इट इज नेवर पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल कि फ्रिक्शन इसको अपने आप से पीछे की ओर खींच के ले जाए। फ्रिक्शन तो भैया जीरो से लेके आगे बढ़ता है, हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगे जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ अगर इस तरह मूव कर रहा है तब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, ये बात जरूरी है। अगर ये बॉडी मूव कर रही है तब तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, ये बात जरूरी है। समझ में आ रही बात। चलो आगे बढ़े, और भी एचसीवी के प्रॉब्लम्स लेंगे हम लोग। चलो अच्छा आ जाओ। चलो अच्छा, एचसीवी के और कुछ सवालों को करने से पहले जरा सा इंक्लाइन प्लेन के बारे में सोचें। इंक्लाइन प्लेन पे ही कोई पुली मास सिस्टम, अगर पुली लगा होगा इस तरीके से, और ये एक मास है यहाँ पर। अच्छा एक मास इधर की ओर है, क्या ये एक मास इधर की ओर है, ठीक है। ये मान लिया चलो 2 kg है, ये मान लिया चलो 4 kg है। तो अब हमें बताना है, हमें क्या बताना है कि वेदर दिस सिस्टम इज गोइंग टू मूव और नॉट। और यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.1। क्या दे रखा है 0.1। अब ये सिस्टम मूव करेगा या नहीं करेगा ये पता लगाना है। तो क्या करा जाएगा, क्या करा जाएगा, देखो ये 4 है ना। अच्छा ये एंगल भी ले लेते हैं कुछ, ये 4 है, ये मान लिया चलो 37 डिग्री मान लिया, ठीक है। अच्छा देखो तुम्हारे सामने ही सवाल बन रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसे कंडीशन पे हमें क्या लग रहा है कि किधर मास मूव करना चाहिए। ये तो फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है, ठीक है, ये वाला फिक्स्ड है। अब ये 4 है, ये 2 है, kg मासेस हैं, किधर मूव करना चाहिए, क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें। ये ज्यादा इसलिए लगता है कि इधर शायद मूव करे, लेकिन यार ये वर्टिकल है, ये देखो इसका जो भी फोर्स होगा ना नीचे की ओर पूरा का पूरा 20 न्यूटन पूरे नीचे की ओर आएगा, लेकिन इसका जो 40 न्यूटन है ना उसका कुछ कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा कम करने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि शायद एक्सीलरेशन नीचे की ओर आए। ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव आ गया तो बात खत्म, तब तो नहीं होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ पॉइंट ए पे, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एट पॉइंट ए पे निकालना चाहूँ तो क्या होगा, मुझे सबसे पहले तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा, करेक्ट ना। ये नॉर्मल ऐसे वाला नॉर्मल निकालना पड़ेगा। इधर की ओर क्या होगा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, इधर की ओर क्या होगा, इधर की ओर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर की ओर क्या है टेंशन है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे होगी, अगर मैं इधर की ओर एक्सीलरेशन ले रहा हूँ नीचे की ओर तो ये पॉइंट तो ऊपर की ओर जाना चाहेगा। अगर ये पॉइंट ऊपर की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। समझ में आती है बात, समझ में आती है बात कि नहीं आती है। अच्छा चलो ये 4 kg का मास मैं बना रहा हूँ, 4 kg मास बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना रहा हूँ, सारे फोर्सेस वैसे ही दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। तो इधर की ओर आ गया ये टेंशन T, ये हो गया mg sin थीटा। सबसे पहले मुझे बताना mg की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे
40 न्यूटन हो जाएगी ना, 40 न्यूटन होगी। अच्छा 40 न्यूटन इंटू साइन थीटा, साइन 37 याद करो 3/5, तो 40 इंटू 3/5 करेक्ट ना, 40 इंटू 3/5, तो ये 5 कितना आ गया, ये 24 आ गया है ना, 24 न्यूटन का ये आ गया। अच्छा ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमने नहीं निकाली ना, अच्छा चलो अभी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये नीचे का फोर्स कितना होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा होगा ना, तो mg cos थीटा मतलब कि क्या हो गया 40 इंटू 4/5 कितना हो गया 32 न्यूटन हो गया। फाइन, तो ये नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल की वैल्यू भी हो जाएगी 32 न्यूटन। अगर नॉर्मल 32 न्यूटन है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू नॉर्मल दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 32 दैट इज इक्वल टू 3.2 न्यूटन। आ रही है बात समझ में कि मैं अपना अकेले अकेले बना रहा हूँ यार। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 3.2, तो यहाँ पे लिख दिया 3.2 न्यूटन, ठीक है। और एक्सेलरेट किधर कर रहा है, अरे एक्सेलरेट किधर कर रहा है भाई, एक्सेलरेट इधर की ओर कर रहा है ना, ये हमने मान रखा है। अगर एक्सेलरेट इधर की ओर कर रहा है तो हम इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा बोलो, t minus 24 minus 3.2 that will be equals to mass into acceleration। देखो t minus 24 minus 3.2 that will be equals to 4 into acceleration। करेक्ट है ना, करेक्ट है ना, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे नीचे के फोर्स कितना लगता होगा 20 न्यूटन का, ऊपर के फोर्स कितना लगता होगा P का, T का। अच्छा यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखना हो तो 20 minus t that will be equals to 2a, करेक्ट ना, 20 minus t that will be equals to 2a। अच्छा इन दोनों को सॉल्व किया जाए, ऐड कर लो, ऐड जैसे ही करोगे ये प्लस t ये माइनस t कैंसिल है ना, फिर 20 minus 24 is -4 -4 minus 3.2 is -7.2 that will be equals to 6a। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। समझ में आ रही बात, एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव आता है तो क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा, एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव आ गया तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम इज इन रेस्ट। समझ में आ रही बात, सिस्टम रेस्ट में है भैया, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, सिस्टम रेस्ट पे। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, ये एनालॉग नहीं है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव आया तो हमने अपोजिट डायरेक्शन ले लेना है। एक्सीलरेशन नेगेटिव आया तो ये सिस्टम जो है कि क्या में होगा, रेस्ट में हो जाएगा। हाँ अब तुम यहाँ पे ये पूछ सकता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लग रही होगी जो ये रेस्ट पे है, ये सवाल जरूर कर सकता है वो। समझ में आ रही बात। अच्छा जब रेस्ट पे है अगर तो सोचो अगर रेस्ट पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, अब निकाल लो ना यार, अब तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन, करेक्ट ना। अरे एक्सीलरेशन 0 हो गया तो टेंशन विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। अगर तो टेंशन पूछा होता तो ये हो गया अपना आंसर। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू पूछता है तो लिख लो भाई, देखो t विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो mg sin थीटा की वैल्यू कितनी है 24 प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू है ना, तो ये टेंशन कितना आ गया, टेंशन तो ऑलरेडी 20 है, तो 20 इज इक्वल्स टू 24 प्लस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है -4 न्यूटन। फिर अब आधे लोग तो फिर पागल हो जाएंगे, कहेंगे अरे फिर नेगेटिव आ गया, नहीं फिर नहीं बोल सकते। अरे भाई नेगेटिव आ गया इसका मतलब कि हमने जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चूज किया था वो गलत था। समझ में आ रही बात, हमने जो एक्सीलरेशन अज्यूम किया था इधर आने वाला है अपने यहाँ, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सीलरेशन इधर की ओर होता, ये जो हमने सोचा था ना ये गलत बात होगी। अगर ये गलत बात हो गई तो फाइन ठीक है, अभी फ्रिक्शन नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस की फ्रिक्शन इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा और इस सिस्टम की टेंडेंसी होगी नीचे की ओर जाने की। सिस्टम की टेंडेंसी क्या रही होगी, नीचे की ओर जाने की टेंडेंसी रही होगी। चाहे तुम निकाल लो mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आती है 24 आती है और ये नीचे वाली की वैल्यू 20 है। अब बताओ ये 20 से नीचे खींच रहा है, ये 24 से इधर की ओर खींच रहा है, स्ट्रिंग तो सेम ही है ना, स्ट्रिंग तो सेम ही है। अगर ये 20 से खींच रहा है, ये 24 से खींच रहा है तो टेंडेंसी क्या होगी, इधर आने की टेंडेंसी होगी ना, है ना। हमने अज्यूम कर लिया था कि शायद इधर की ओर एक्सेलरेशन हो, लेकिन तुम अगर फोर्स निकाल ली होते हम पहले ही तो हमें समझ में आ जाता है इधर की ओर एक्सेलरेशन होना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ये सिस्टम रेस्ट पे है क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही थी नेगेटिव। फाइन, समझ में आ गई बात, समझ में आती बात, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखो अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक सवाल तुम्हें एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं
ऐसा होमवर्क एक सवाल दे देता हूँ तुम्हें फटाफट। चलो ये ऐसा ही कुछ एक सिस्टम दे दिया। बिल्कुल सेम तो यहाँ कुछ बदला जाएगा। ये 53 डिग्री है, 53 डिग्री, सेम सवाल, सेम सवाल। देखो ये 4 kg का मास, ये ऐसे हो गया, और ये क्या है 2 kg का मास। फ्रिक्शन इज म्यू इज इक्वल्स टू 0.1 है। हाँ अब फिर वही तुम्हें बताना है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, मूव करेगा नहीं करेगा, अगर मूव करेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, मूव करे चाहे नहीं करे टेंशन क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या निकालना है, टेंशन एक्सीलरेशन, बस यही निकालना है। टेंशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन बोल रहा हूँ तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, करेक्ट। और ये 53 डिग्री है, ये म्यू की वैल्यू 0.1 है। ये सॉल्व कर लेना और आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ बच्चों। सवाल दिख रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द एक्सरसाइज HCV के एक्सरसाइज से, HC वर्मा की एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 13 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिख रहा है, ये जो भी दिख रहा है क्वेश्चन में, इसमें पूछा ये है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स T1 और T2। ये स्ट्रिंग पे टेंशन जो होगा वो कितना होगा, एक साइड 15 kg का मास है, अनदर साइड 5 kg का मास है, इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगेन 5 kg का मास है, एंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.2। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि टेंशन T1 और T2 कितना होगा। समझ में आ रही बात? चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, शुरू किया जाए। चलो अच्छा, अच्छी बात है, चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं भाई। हाँ सबसे पहले तो ये सोचो हमें क्या करना था, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें अज्यूम करना है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो डायरेक्शन क्या होता। समझ में आ रही बात? अगर फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता तो कैसे मूव कर रहा होता, ये 5 kg, ये 15 kg, ऑब्वियसली यार ऐसे करके मूव करेगा ना, ये नीचे की ओर जाना चाहेगा, है कि नहीं। मतलब कि इसका एक्सेलरेशन किधर की ओर होना चाहिए, यू होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन किधर की ओर होना चाहिए, यू होना चाहिए। अच्छा ये एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वाला ए ही होगा, सेम स्ट्रिंग है तो कांस्टेंट से ये ए हो गया, फाइन। अच्छा इसका ये है तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए होगा, अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, करेक्ट और नॉट। अरे यार स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इनएक्सटेंसिबल होती है ना। अगर स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो ए, अगर 15 kg ए से जा रहा है तो ये पॉइंट भी ए से जाएगा। अब ये एक ही स्ट्रिंग यहाँ तक पहुंच रहा है तो ये पॉइंट भी तो ए से जाएगा। अब देखो ये मास और ये मास, ये भी तो यार रिजिड बॉडी है ना, अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए होगा, अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है तो स्ट्रिंग से इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए होगा, डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, कम ऑन कर। चलो आ जाओ, अब क्या करेंगे, सारे ही एफबीडी बना लेते हैं, और क्या, और तो कुछ करने को बचा ही नहीं है ना, एफबीडीज बना लेते हैं। चलो 15 kg बनाया मैंने, 15 kg का मास बनाया तो नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा, 150 का, 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। एक्सीलरेशन किधर की ओर है, नीचे की ओर है, ऊपर की ओर टेंशन की वैल्यू है T1। तो इक्वेशन क्या लिखा जाएगा मुझे बताना, फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द एक्सीलरेशन। कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ और कोई बच्चा सोचता है कि सर यार आप बताते नहीं और फटाफट लिखते हो, तो फिर मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या करूँ बताओ। अभी तक हमने फ्रिक्शन कितनी बार पढ़ लिया है, कितने लेक्चर्स पढ़ लिए, टोटल 7 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। अगर तुम एवरेज 40 मिनट्स भी ले लो ना, कुछ लेक्चर्स लंबे कुछ लेक्चर्स छोटे, एवरेज 40 मिनट्स भी ले लो तो 728 280 मिनट्स हम पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन। अब उतना पढ़ने के बाद भी अगर मैं सेम स्पीड से पढ़ाता रहूं तो फिर मतलब क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट कुछ आ ही नहीं रहा यार, है कि नहीं। इंप्रूवमेंट तो आना चाहिए ना भाई, हम गधे थोड़ी है हम लोग। गधा तो बचपन से पैदा हुआ गधा है, मरते तक भी गधा ही रहता है, वो उड़ा तो नहीं बन जाता है। लेकिन इंसान क्या होते हैं, जब बचपन पैदा हुए हैं तो ज्ञान का लेवल 0, नॉलेज 0, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सीखते जाता है आदमी, सीखते जाता है और नॉलेज गेन करता जाता है। इंसानों में और जानवरों में यही तो फर्क है ना। हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज अपना बढ़ाते जाते हैं, गधे से हम क्या बन जाते हैं, घोड़े बन जाते हैं। गधे के गधे थोड़ी ना रहेंगे। तो अभी जब 6-7 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं तो अभी हमें घोड़ा बनना पड़ेगा ना, थोड़ी तो स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? चलो अब क्या लिखा जाएगा, फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो 150 माइनस T1 दैट विल बी इक्वल्स टू 15A। क्या बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा मास क्या है, 5 kg का, ऊपर वाला वर्टिकल सरफेस, सॉरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। देखो इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है,
T1 का, इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है T2 का, एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, मैंने कुछ उल्टा दिखाया क्या, नहीं सही है ना, एक्सीलरेशन इधर है, अगर एक्सीलरेशन इधर है मतलब बॉडी इधर की ओर मूव करना चाह रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की ओर, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, करेक्ट ना, और म्यू की वैल्यू है 0.2, नॉर्मल कितना होगा 50 है ना, 5 into 10, 50 into 0.2 कितना आ गया, 50 into 0.2 10 आ गया है ना, तो ये 10 न्यूटन हो गया, करेक्ट और नॉट। अब इस पे इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में T1 minus T2 minus 10 that will be equals to 5a, समझ में आ रही बात, T1 minus T2 minus 10 that will be equals to 5a। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताओ, हो तो बताओ। अच्छा 5 वाले पे आते हैं, दिख रहा है ना तुम्हें सब चीजें यहाँ पे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे नाम क्या, चलिए यहीं पे बना लेते हैं, फिर तो 5 वाला ही है, इस तरीके से 5 वाला बनाया, नीचे की ओर 50 न्यूटन आएगा, ऊपर की ओर T2 आएगा, एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है, तो इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, खुद ही बता दो यार, ज्यादा मुझे सोचना ना पड़े, तुम्हें बता दो, बताओ, बोलो, अरे लिख तो लो कॉपी में कम से कम, फिर मैं से चेक कराना, मतलब मैच कराना, तो क्या लिखा जाएगा, देखो T2 minus 50, T2 minus 50 that will be equals to 5a, समझ में आती बात नहीं आती, आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को चलो सॉल्व कर लेते हैं जरा सा, है ना, तो इन दोनों इक्वेशन को, ये दो को सॉल्व कर रहा हूं मैं, अगर ये दोनों को सॉल्व किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ऐड किया गया तो क्या हो गया, T2 T2 गॉट कैंसिल्ड, T2 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 गॉट कैंसिल्ड, सो ये क्या हो गया T1 और ये हो गया -60 दैट विल बी इक्वल्स टू 10a, करेक्ट और नॉट। तो T1 की वैल्यू दी गई, T1 की वैल्यू दी गई 60 प्लस 10a, है ना, T1 की वैल्यू दी गई 60 प्लस 10 है। अब यहाँ पे T1 की वैल्यू रख लेते हैं तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा, करेक्ट है ना। चलो आ जाओ, ये क्या हो गया 150 माइनस T1 की जगह पे लिख दिया 60 माइनस 10a दैट विल बी इक्वल्स टू 15a। तो देखो 15a प्लस 10a कितना हो जाएगा 25a एंड 150 माइनस 60 इज 90, करेक्ट है ना। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 90 डिवाइडेड बाई 25। क्या बात समझ में आती है? इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए तो 5 टाइम्स में चला गया, 5 1 जा एंड 5 8 जा, 18.5 हो गया। समझ में आनी बात? तो एक्सीलरेशन 18.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई कितनी एक्सीलरेशन की वैल्यू। ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। अच्छा एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया, 18/5 यहाँ पे पुट करो और T1 की वैल्यू निकालो। जल्दी बताओ सॉल्व कर लो। 18/5 5 2 जा 18 36, 36 प्लस 60 इज 96 न्यूटन। T1 की वैल्यू आ गई 96 न्यूटन। T2 की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर T2 की वैल्यू यहाँ पर लो। A की वैल्यू 18/5 5 गॉट कैंसिल 18 और 50 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 68। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, T2 इज इक्वल्स टू 68 न्यूटन। समझ में आ गया? T1 और T2 की तो निकालना था। T2 की वैल्यू कितनी आ गई 68 न्यूटन आ गई और T1 की वैल्यू कितनी आ गई 96। T1 की वैल्यू आ गई 96 न्यूटन T1। अब देखो यार तुम खुद ही देखो, ये ज्यादा मास है ना, इधर टेंशन ज्यादा आना चाहिए था स्ट्रिंग में, है ना। यहाँ पे मास कम है, टेंशन स्ट्रिंग में कम आना चाहिए था, कम आया। और एक्सीलरेशन तो सेम होगा बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई है 18/5। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई है 18 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, सब समझ में आ गया नहीं आ गया? वेरी इजी प्रॉब्लम, करेक्ट, वेरी इजी प्रॉब्लम सर। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें, उतार लो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे करते हैं। चलो बच्चों देख रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। अगेन एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें क्या है, देखो एक मैन है जो कि खड़ा है एक मास स्मॉल एम के ऊपर। अब ये स्मॉल एम और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज गिवन एज म्यू। फाइन, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द स्मॉल एम एंड द सरफेस इज गिवन एज म्यू। अब ये एक थ्रेड है जो तुम्हें वायलेट कलर में दिख रहा होगा, ये एक थ्रेड है जो पुली से एज द अरेंजमेंट ये कनेक्टेड है। अब उस थ्रेड का एक सिरा मास से कनेक्टेड है, दूसरा सिरा मैन के हाथ में है। अब सवाल ये किया गया है कि ये इंसान इस पे कितना फोर्स लगाए कि ये जो येलो कलर का मास है ना ये मूव ना करे, इसके लिए इसे कितना फोर्स लगाना चाहिए।
मैक्सिमम कितना फोर्स ये लगा सकता है, क्योंकि देखो फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इधर टेंशन बढ़ता जाएगा और ये बॉडी ऊपर की ओर नॉर्मल भी कम होता जाएगा, नॉर्मल जो बॉडी पे लग रहा होगा ये भी कम होता जाएगा और ये टेंशन बढ़ता जाएगा, मतलब कि फ्रिक्शन कम हो रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, तो ये बॉडी तो मूव करेगी। लेकिन कितना मैक्सिमम फोर्स ये लगा सकता है कि ये मास भी यहीं पे बना रहे, ये आदमी भी यहीं पे बना रहा है, ये गिरे ना, है कि नहीं। तो चलो कैसे कर सकते हैं इसमें। अब पहले इसमें सोचने की बात तो ये है कि देखो इस मास को पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस मास को हमें मूव नहीं कराना है ना, ये रेस्ट पे रहना चाहिए, तो इस पे लगने वाले अगर सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं, है ना, तो वो इक्विलिब्रियम का केस आ गया और इस पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये मूव क्यों करेगा, इनिशियली तो रेस्ट पे है ना, एक्सेलरेशन नहीं आया तो वेलोसिटी नहीं आएगी। समझ में आ रही बात। तो अगर इस मास को मैं ढंग से समझ लूं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और इस पे लगने वाले फोर्स कैसे वेरी करते हैं जब यहाँ पे फोर्स लगता है, वो चीज मैं अगर समझ जाऊं तो मैं निकाल लूंगा कि क्या होगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड या वैल्यू कि ये मूव ना करे। तो आ जाओ भाई बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया स्मॉल एम, थोड़ा सा बड़ा करके बना लिया है, मोटा करके बना लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये एम, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताना कि फ्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो है ही है, उसके अलावा नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स सबसे पहले निकालो कि नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा होगा। देखो नॉर्मल फोर्स तो ऐसे एन ऊपर की ओर लगेगा, फाइन। ये स्मॉल एम है ना, स्मॉल एम की वजह से कौन सा फोर्स आएगा, एमजी का फोर्स आएगा नीचे की ओर, फाइन फाइन। अब ये मास एम भी तो है, ये कैपिटल एम भी तो यहाँ पे खड़ा है जो कि यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो कैपिटल एम की वजह से एक मास एक फोर्स आएगा कैपिटल एम जी, करेक्ट है ना, कैपिटल एम जी इस मैन की वजह से आ गया, फाइन। लेकिन जैसे ही मैन ऐसे नीचे की ओर फोर्स लगाता है, देखो ऐसे नीचे की ओर फोर्स लगाता है तो मैन को रस्सी ऊपर की ओर खींचेगी नहीं खींचेगी, अरे इसने तो रस्सी पे नीचे की ओर फोर्स लगाया, फाइन। मैन ने रस्सी पे नीचे की ओर फोर्स लगाया तो रस्सी मैन पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी, है ना। अगर मैन पे ऊपर की ओर एफ का फोर्स लग रहा है तो मैन का वेट जो कि इस पे गिरने वाला था वो कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे यार तुम्हें याद है कि नहीं वो वाला टेंशन वाला केस, जब हम लोग स्प्रिंग बैलेंस पे खड़े होते हैं या डिजिटल बैलेंस पे खड़े होते हैं, तो अगर नॉर्मल खड़े हैं तो हमारा वेट आएगा, लेकिन हमने किसी टेंशन ऊपर से कोई टेंशन प्रोवाइड कर लिया तो ये टेंशन कम हो जाता है ना, टेंशन मतलब वेट माइनस टेंशन हो जाता था, करेक्ट ना। वैसे ही यहाँ पे ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये टेंशन के बराबर होगा एक्चुअली में, तो ये फोर्स ऊपर चला गया। अगर ये फोर्स ऊपर चला गया तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि इसकी वजह से इसका वेट कम होने वाला है, मतलब कि mg माइनस एफ होने वाला है कि नहीं। ये जो फोर्स इस पे लगाने वाला था जो कि नॉर्मल प्रोड्यूस करता, वो तो भाई mg तो नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन f का फोर्स ऊपर की ओर आ गया, तो mg माइनस एफ लगाएगा ये मैन। समझ में आती बात, इतनी बात समझ में आ गई, फाइन। चलो अब इधर की ओर कौन सा फोर्स है, देखो ये F से खींच रहा है तो ये F F F F F F ये वाला भी F ही हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, ये F क्यों हो गया, ये F क्यों हो गया, क्योंकि अगर आदमी ने F का फोर्स लगाया तो वही तो टेंशन क्रिएट करेगा, और एक सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन तो बना रहेगा, और यहाँ पे टेंशन F का यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, मतलब कि ये फोर्स तो F हो गया। और अच्छा पीछे की फोर्स कितना होगा, ये म्यू इंटू एन का। मैं पीछे क्यों ले रहा हूँ फ्रिक्शन, अरे भाई टेंशन लग रहा है तो ये आगे की ओर खींचेगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो स्ट्रिंग तो आगे की ओर खींचेगी। अगर स्ट्रिंग आगे की ओर खींच रहा है तो मास आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है, सरफेस तो अपनी जगह पे बना हुआ है, अगर मास आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है तो सरफेस मास पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की ओर, फाइन, वेरी इजी, तो फ्रिक्शन लगा लिया इतना। अच्छा अब हमें क्या करना था कि ये मास जो है कि मूव ना करे इन दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन पे मूव नहीं कर रहा है तो क्या होना चाहिए, फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई समस्या। अच्छा नॉर्मल की वैल्यू क्या है, वाई डायरेक्शन से लिख लेते हैं, नॉर्मल की वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg माइनस फोर्स प्रोवाइडेड बाय द पर्सन, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अच्छा म्यू एन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg प्लस mg माइनस f। अच्छा f इंटू म्यू इधर ले आते हैं तो ये हो गया f, और माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस म्यू हो जाएगा, करेक्ट है ना। f का 1 और f इंटू म्यू इधर से आया तो f कॉमन ले लिया तो 1 प्लस म्यू हो गया, फाइन। तो ये क्या हो गया, म्यू m प्लस कैपिटल M इंटू जी। क्या कोई परेशानी लग रही है, कोई परेशानी नजर आ रही है क्या तुम्हें। अच्छा फोर्स ले लो, फोर्स क्या आ जाएगा, अब म्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 1 प्लस म्यू। यही फोर्स की वैल्यू हो जाएगी
मैक्सिमम वैल्यू है ये पॉसिबल फोर्स की कि ये स्मॉल मास मूव ना करे, स्लाइड ना करे। समझ में आ रही बात? हो गया? देखो ये दिखने में ये सबसे मतलब टिपिकल लग रहा था, ये सवाल देखने में टिपिकल लग रहा था, लेकिन देखो सॉल्यूशन सबसे छोटा है। अभी तक जितने भी सॉल्यूशन किए थे उसमें हमने बहुत ज्यादा फिजिक्स लगाई थी, मैथमेटिक्स लगाई थी, है ना, कॉन्सेप्ट्स लगाए थे। लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट बस समझना है, उसके बाद तो एक ही लाइन का है। अरे यार ये भले 2-4 लाइनें दिखती हैं इसमें, लेकिन जब तुम करने लगोगे ना एकदम एक लाइन में तुम बना लोगे ये सब चीजें। जैसे मैथमेटिक्स थोड़ा फास्ट होता जाएगा ना, ये सारी चीजें एक लाइन में बन जानी है। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया ना करके ये वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो बहुत बढ़िया। इसी के साथ अच्छा एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल ऐसा ही है। देखो क्या है, ये एक मास दिया, ये एक मास दिया, 2 मासेस दे दिए हैं और ये 2 मासेस ऐसे पुली से होकर इस तरीके से आ रहे हैं। ये पुली ऐसे फिक्स है, ये ऐसे हो गया। यहाँ का फ्रिक्शन जो है कि 0 दे दिया, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन दे दिया है उन्होंने, और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन न्यू दे दिया, इधर की ओर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। और फिर बताया कि ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि ये रेस्ट पे बना रहे। क्या सवाल है? फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी कि ये सिस्टम रेस्ट पे बना रहे। इसका मास कुछ दिया होगा, इसका मास कुछ दिया होगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। हाँ, ऊपर वाले का मास स्मॉल m दिया है और नीचे वाले का मास कैपिटल M दिया है। ये सवाल है एक्सी वर्मा में ही है, ठीक है। ये वाला सवाल तुम कर लेना, ठीक है, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा देखो यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। कैपिटल M में सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, ये वाला, और फ्रिक्शन लगेगा ये वाला। अब फ्रिक्शन के डायरेक्शन कैसे निकालोगे? देखो अगर ये फोर्स लगा रहे हो तो ये मास किधर की ओर मूव करना चाह रहा है? लेफ्ट की ओर। और ये एक ही स्ट्रिंग से बना हुआ है, अगर ये स्ट्रिंग आगे जाएगा तो ये वाला स्ट्रिंग पीछे आएगा। अरे स्ट्रिंग का ये ए पॉइंट अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा तो बी पॉइंट किधर आएगा? राइट डायरेक्शन में आएगा। तो मतलब कि रिलेटिवली लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे। अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? ऊपर वाले पे राइट साइड और नीचे वाले पे लेफ्ट साइड, फ्रिक्शन F। और F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, ठीक है। मतलब कि म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल इज mg। यहाँ पे नॉर्मल कितना आएगा? स्मॉल m इंटू जी। तो ये फ्रिक्शन पता चल गया, ये फोर्स पता चल गया, टेंशन दोनों में बराबर होने वाला है। मतलब कि ये T हो जाएगा और ये वाला भी T हो जाएगा। अब तुम्हें सॉल्व करना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, लगभग कॉन्सेप्ट सेम है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे घर पे, ठीक है। और एक होमवर्क भी दिया था उस स्लैंड वाले पे, वो भी निकालना और जो है कि कमेंट करना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसी के साथ हमारा फ्रिक्शन चैप्टर जो है कि टोटल खत्म होता है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं यार, बहुत सारे प्रॉब्लम। जितने हमने वो कंस्टेंट मोशन पे प्रॉब्लम किए थे ना पुली मास सिस्टम वाले, उन सब पे फ्रिक्शन लेते जाओ, क्वेश्चन बनते जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन जब भी पुली मास सिस्टम वाले आ रहे हैं, हमें बस ये सोचना है कि भैया अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये इसकी टेंडेंसी कैसी होती है, किधर मूव करना चाहता है ये। समझ में आ रही बात? तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये किधर मूव करना चाहता है, उस डायरेक्शन पे ही एक्सेलरेशन ले लो, और एक्सेलरेशन लेके उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा, है कि नहीं। फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लो, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालते ही फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो भी आप सोच रहे हो समझ रहे हो वो बिल्कुल सही है। अगर नेगेटिव आती है तो सिस्टम क्या होगा? रेस्ट पे होगा। समझ में आ गई बात? फ्रिक्शन है तो सिस्टम रेस्ट पे हो सकता है, ठीक है ना। और क्या बात हो सकती है? हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर, करेक्ट। तब तो डायरेक्शन जो आपने लिया था उसका उल्टा हो गया। लेकिन फ्रिक्शन के केस में अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्शन अपोजिट कर देना है, ना। तब फ्रिक्शन की वजह से शायद सिस्टम 0 एक्सेलरेशन पे हो। समझ में आ रही बात? तो इसी के साथ हमारा फ्रिक्शन चैप्टर भी एंड होता है। हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए? यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया, बेसिक मैथ्स पढ़ लिया, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया। काइनेमेटिक्स में तो 17 लेक्चर्स पढ़े थे, करेक्ट, 17-18 लेक्चर्स पढ़े थे, ठीक है। काइनेमेटिक्स पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, एनएलएम भी खत्म हो गया। और इसी के साथ फ्रिक्शन चैप्टर नंबर 5 भी ओवर हो गया। 5 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं खतरनाक तरीके से, एक बढ़िया स्पीड के साथ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सब लोग बढ़िया, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ कम से कम उतनी चीजें तो पढ़ते जाओ। हाँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन का ही नहीं ऑफलाइन में भी, only the lectures that you are getting in the classroom or the problems that you are getting in the classroom that are sufficient, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा, ठीक है। Always you have to go and find out number of more problems in the textbook, or if you have any material from any other coaching institutes or something, so there you will find number of problems,
number of problems, and when you are solving number of problems, your confidence level will build up, your conceptual things will also build up, and that is really required. See, these concepts we are giving, हम लोग क्या है कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लाके आपको कॉन्सेप्ट्स दे सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है, ये सारी बातें हम लोग बता सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आएगा कि हाँ यार मैंने ये चीज समझी, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस कब बिल्डअप होता है, जब आप खुद क्वेश्चन लगाने लगते हो। तो चाहे स्पून फीडिंग कोई कितनी भी कर ले, चाहे स्पून फीडिंग कोई कितनी भी कर ले, एट द एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। जब आप वर्क हार्ड करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ गुड रिजल्ट्स कमिंग आउट। टीचर्स तो हर जगह मेहनत करते हैं, 500 बच्चे बैठे होते हैं, सभी के लिए टीचर ने बराबर मेहनत की, लेकिन रिजल्ट 500 का बराबर, 500 बच्चों का तो बराबर नहीं होता ना। अब वो डिपेंड करता है कि बच्चों ने कितना एफर्ट डाला है, ठीक है, अपनी तरफ से उन्होंने कितना एफर्ट डाला है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ बंदों को ज्यादा मेहनत करनी पड़े, कुछ बंदों को कम मेहनत पे भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, ये तो होता रहता है। इस पे चिंता नहीं करनी कि यार उस बंदे तो वो तो 2 घंटा पढ़ता था, मैं तो 4 घंटे पढ़ता था, फिर भी मेरे अच्छे नहीं मार्क्स आए। होता है, हो सकता है कि तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ता हो, तो यार एक्सेप्ट करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। समझ में आ रही बात? अगर तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ता है तो मैं पढ़ूंगा, ज्यादा पढ़ूंगा, कोई दिक्कत है क्या? करूंगा, ठीक है। अब जब कूद ही गए हो यार फाइट में, अब दौड़ना है मतलब दौड़ना है, ठीक है। चलो बढ़िया है, तो ध्यान रखो, घर वालों का भी ध्यान रखो, और थोड़ा सा सफाई से रहो, और जो है कि पानी वानी बढ़िया से पीते रहा करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने की तैयारी कर रहा है कि मुझे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है, तो उसके पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर जो था वो काइनेमेटिक्स था सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, तो काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा भले डिस्कस कर लूंगा, लेकिन वहां पे पूरे 1 घंटे मैंने डिस्कस किया है, तो मैं वो चीज 4 बार नहीं बताने वाला हूँ। वो चीज वहां पे पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहीं पे जाके देख लेना एक बार, ठीक है। समझ में आ रही बात? और फिर हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर लेंगे, डायनामिक्स पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का। काइनेमेटिक्स पे थोड़ी सी चर्चा, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स सब तो कम में हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात? दोनों चीजें यूज होंगे, है ना। चलो तो ध्यान रखो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।